हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। पढ़ाई मस्त चल रही है। तो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट इरा में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि √3 एक अपरिमेय संख्या है या √2 एक अपरिमेय संख्या है या √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का आज हम बहुत ही अच्छा तरीका देखेंगे। तो देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना। 2 से 3 मिनट का वीडियो रहेगा, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देख के जाना। आपके 5 नंबर 100% बोर्ड एग्जाम में क्या होने वाले हैं, फिक्स होने वाले हैं बच्चों। तो ध्यान दो यहाँ पे। जैसे कि हमें प्रूव करना है क्या, कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो बच्चों, √3 हमें क्या प्रूव करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, पहले कुछ चीज़ों को हम जान लेते हैं कि सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ हैं। जैसे कि क्या होता है इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, मतलब इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जैसे होता है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट डॉट डॉट। तो ये संख्याएं क्या होती है बच्चों, ये संख्याएं इंटीजर नंबर होती हैं, मतलब क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और इसमें एक टर्म और आ जाता है जिसे कहते हैं कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं कि जिनमें किन्हीं दो संख्याओं के बीच में एक के अलावा और कुछ कॉमन ना हो। एक के अलावा क्या है, और कुछ कॉमन ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं, कोप्राइम कहते हैं। या दूसरी भाषा में समझे तो ये होता है, सह अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनका HCF क्या होता है, जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। मतलब HCF का मतलब क्या होता है, कि मतलब वो संख्या जो क्या करते हैं, पूरे को डिवाइड कर दे ना। तो पूरे को डिवाइड कर दे तो केवल 1 ही आती है। तो देखो, हमें प्रूव क्या करना है, कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या प्रूव करना है बच्चों, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए हम इसको ऐसे करेंगे कि हम सबसे पहले मान लेंगे कि √3 क्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या की डिफिनेशन क्या होती है, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के फॉर्म में क्या लिख कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। और P और Q क्या होते हैं बच्चों, इंटीजर होते हैं, मतलब क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये क्या होती है, परिमेय संख्या की डिफिनेशन होती है। तो देखो, उसी डिफिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, हम देखो मैंने ऐसा मान लिया कि क्या है, यदि यह संभव है तब माना कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक। अब हमने देखो √3 को हमने परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या मान लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, परिमेय संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बच्चों। तो हमने √3 को क्या कर दिया, P/Q के फॉर्म में लिख दिया। √3 को हमने P/Q के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ P एंड Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। जहाँ P एंड Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। जहाँ P एंड Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। तथा क्या है, तो पूरा देखो P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है, तथा क्या है, सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब बताया ना, सह अभाज्य का मतलब क्या है कि P और Q में क्या है, 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। सह अभाज्य का मतलब ये हुआ बच्चों, सह अभाज्य का मतलब हुआ कि इन दोनों में 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये सह अभाज्य हो गया तो इसका HCF क्या आएगा, इसका HCF 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब हमने क्या किया, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, इसको हमने क्या किया, दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, P² हो जाएगा डिवाइड में Q² हो जाएगा, P² डिवाइड में Q²। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3Q² इक्वल में P²। अब ध्यान से देखो बच्चों, P² को हम दो चीज के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। P² को क्या है, हम दो चीज के मल्टीपल के रूप में लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या है, 3P² को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं, ध्यान समझो। जैसे हम 12 है, 12 को क्या लिख सकते हैं, हम 4 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं। 12 को हम क्या है, दो चीज के मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिए हैं। अब इसमें यह है कि क्या है, 4 भी 12 को डिवाइड करेगा और 3 भी 12 को क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा। अगर किसी चीज को हम उसके मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं तो जो उसका मल्टीपल होता है वो उसको क्या करता है, डिवाइड करता है, भाग करता है। ठीक। तो यहाँ समझ गए ना। अब यहाँ पे ये हुआ कि अब क्या करता है, 3 इसको डिवाइड करता है। ठीक। समझ गए ना, 3P² को डिवाइड करता है। अब ध्यान से देखो, जैसे अगर मान लो हमने ये किया कि 7 49 को डिवाइड करता है, तो 49 क्या है,
49 है 7 7 का स्क्वायर, मतलब क्या है 7 7 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है 7 7 को भी डिवाइड करेगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे 3p स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3p को भी डिवाइड करेगा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो 3p को डिवाइड कर रहा है तो हम p को क्या लिख सकते हैं, p 3 × r, मतलब जैसे हम मान लेते हैं जैसे 12 है, 12 क्या है 3 × 4 लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि 3 क्या है 12 को डिवाइड कर रहा है, तो 12 इक्वल क्या लिख सकते हैं 3 × 4 लिखेंगे। अब 4 की जगह पे हम मान लेते हैं r। हमें नहीं पता है, जैसे इस कंडीशन में हमें नहीं पता है कि क्या मल्टीपल करने पर बन रहा है, तो इस वजह से हम क्या मान लेते हैं, इसकी जगह पे r मान लेते हैं। अब इसकी जगह पे हम r मान लेते हैं। अब देखो r क्या है, यहाँ पे पूर्ण संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ होगी, ठीक। अब r क्या है, पूर्ण संख्या है। अब दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो यहाँ से पी स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा 9 आर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो पी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों देखो कहाँ है, पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालो, यहाँ से ये पी स्क्वायर इक्वेशन नंबर सेकंड से पी स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है 3q²। तो हम यहाँ पे 3q² रख देंगे और यहाँ पे 9r², तो 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो q² क्या बचेगा 3r²। q² को क्या लिख सकते हैं 3r² लिख सकते हैं। अब फिर पिछले जैसे जैसे पीछे किया गया था सेम इसी तरह अब भी कर देंगे। अब क्या कर देंगे कि देखो q² को हम 3 × r के मल्टीपल में लिख रहे हैं, मतलब दो चीज के मल्टीपल में लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 3 q² को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, 3 क्या है 3q² को डिवाइड करेगा, और 3q² को डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या हुआ 3q को भी डिवाइड किएगा। जैसे अभी पीछे समझाया ना कि अगर 3 क्या है q² को डिवाइड कर रहा है तो 3q को भी डिवाइड करेगा। तो अब देखो समीकरण 3 एवं 4 से, तीसरा समीकरण ये है, तीसरा और चौथा समीकरण ये है। समीकरण 3 एवं 4 से हम क्या देख रहे हैं कि 3 क्या है, देखो 3 p को भी डिवाइड करता है, 3 q को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि 3 जो है p और q में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यही होगा ना बच्चों। अब दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि क्या है विरोधाभास है। देखो हम यहाँ पे ये मान के चले थे कि इनमें क्या है कॉमन केवल 1 है, इनका कॉमन क्या है 1 है, लेकिन क्या है यहाँ पे कॉमन तो 3 आ गया, मतलब दोनों को डिवाइड कर रहा है, गुणनखंड क्या आ गया 3 आ गया। इसका मतलब क्या है हमने जो माना था उसका विरोधाभास हो रहा है। इस वजह से यहाँ से क्या आ जाएगा, इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों? तो √3 अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह हम कर लेंगे सारे क्वेश्चन को। अगर यहाँ पे अगर हमें 3 ना देकर अगर दे देता कि मान लो जैसे 5 दे देता या 11 दे देता, तो भी हम सेम यही काम करेंगे, तो उसके लिए भी सेम हम यही काम करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह को क्वेश्चन को और बोर्ड एग्जाम के मैथ फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट या उससे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं।